अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास। दिस इज़ मुख्तार सर। मैं आज आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूँ ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक को लेके जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज इस चैप्टर को हम दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम सुनते ही हमारे जहनों में इंसान लोग आते हैं, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये इंसान जो है इसकी एक ख़ास अहमियत है। जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं, गॉड ऑलमाइटी हैज़ क्रिएट नंबर ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स रादर, जिनमें सबसे बेहतरीन जो क्रिएचर हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं। और अल्लाह ताला ने इस इंसान के अलावा इस नेचर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रखी हैं, लेकिन ये इंसान ही है जो उन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपनी एबिलिटी, अपनी सोच और नॉलेज की मदद से वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है और तब जाके वो हमारे लिए फ़ायदेमंद बन जाते हैं और वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो ये अल्टीमेट रिसोर्स हैं, सबसे बढ़िया और बेहतरीन रिसोर्स अगर हम कहें पूरी दुनिया में, द बेस्ट अमंग ऑल द रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय द गॉड ऑलमाइटी इज़ द ह्यूमंस। ये ह्यूमंस हैं, लेकिन जब हम देखते हैं जो ह्यूमंस हैं इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो वेरी करते हैं। और एक अच्छा कौम तभी जाके साबित हो सकता है जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स जो होगा वो हेल्दी होगा, वो एजुकेटेड होगा और मोटिवेटेड होगा। क्योंकि ऐसे ही कौम जो हेल्दी, मोटिवेटेड और एजुकेटेड होते हैं वो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं और उनको अपने इस्तेमाल में लाते हैं और अपनी नीड को पूरा करते हैं। When we look at the whole world, these human population or the human resources, these human population is unevenly distributed over the सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो फैलाव इनका है इन इंसानों का, ये हमें बिल्कुल अनइवन देखने को मिलता है। बाकी रिसोर्सेज की तरह ये भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनमें एजुकेशनल लेवल जो है वो वेरी करते हैं, एज, सेक्स रेशो ये भी वेरी करता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी क्वालिटीज़ भी वेरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो करेक्टर्स हैं नंबर्स के, अगर हम देखें पॉपुलेशन, ये बदलते रहते हैं, दे आर डायनामिक इन नेचर, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर ऑलवेज चेंजिंग, ये बदलते रहते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सर, डिस्ट्रीब्यूशन आप एक शॉर्ट पॉइंट में आप याद रखेंगे, दिस इज सिंपली द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। वो तरीका जिस तरीके के तहत लोग फैले हुए हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि ये अनइवन है। ये फैलाव जो लोगों का ये अनइवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। और व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज दैट 90% जो दुनिया की 90%, 90% पॉपुलेशन जो है वो 10%, सिर्फ 10% वर्ल्ड का जो है लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। वट एवर लैंड इज अवेलेबल और द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जितना भी टोटल अर्थ का लैंड है, जितनी भी अर्थ की सरफेस है, इसको जब हम देखते हैं इसके सिर्फ 10% पे दुनिया की 90% लोग रहती हैं। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, इसका मतलब है जहां पर दुनिया की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और देर आर बिलियन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ the square kilometers of area on the surface of the earth which are basically devoid of any kind of this human population। वहाँ पर हमें कोई population वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। तो एक्सट्रीमली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 10% दुनिया की लैंड जो है वहाँ पर हमें दुनिया की 90% पॉपुलेशन मिलती है। तो इसको हम एक्सट्रीमली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का नाम देते हैं। याद रखेंगे ना सर? बिल्कुल सर। और हमारे पास कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं, देयर आर न्यूमरस एरियाज रादर, जहाँ पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। और वो कंट्रीज या वो इलाके जहाँ पर दुनिया में ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं उसमें हमारा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया आता है। द रीजन्स विच इज़ देयर इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया आर क्राउडेड हैविंग दिस हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलते हैं। इसके साथ साथ यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में भी हमें अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। व्हेन वी लुक एट द एरियाज वेयर वी हैव स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर कम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, इसमें हमारे हाई अल्टीट्यूड रीजन आते हैं। जो इलाके सतह समुद्र से ऊंचे हैं, जहाँ पर ठंडी वगैरह ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाके जो है वहाँ पर भी हमें बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिले। एट द सेम टाइम हाई माउंटेन्स लाइक these Himalayas, Andes mountains or equatorial forest regions are the regions
वेयर वी हैव स्पार्सली पॉपुलेटेड दिस पॉपुलेशन, जहाँ पर हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलते हैं। ओके सर, इसके बाद अगर हम देखें कॉन्टिनेंट्स को, व्हेन वी लुक एट द कॉन्टिनेंट्स, तो हमें एशिया में सबसे ज़्यादा 59.2% पॉपुलेशन दुनिया की देखने को मिलती है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे, अगर आपसे कोई सवाल करेंगे नेम द कॉन्टिनेंट वेयर वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इट इज़ एशिया। ठीक है सर, और बाकी कंटिनेंट्स का जो फिगर है यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे जाके मैं आपको एक और बात आपको बताता हूँ कि जब हम वर्ल्ड को, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ज़्यादातर दुनिया की पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि आपको पता है ना कि जो पूरा अर्थ है इसको हमने दो हेमिस्फीयर में बांटा है। इक्वेटर के नॉर्थ वाला हिस्सा जो अर्थ का उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाला उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आपके पास एक पॉइंट याद रखने के लिए है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें, इक्वेटर के नॉर्थ वाले पार्ट में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन और साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ में हमें जो है कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 75% जो पॉपुलेशन दुनिया की है, इसको आप याद रखेंगे, ये हमें सिर्फ अफ्रीका और एशिया में देखने को मिलती हैं। सो आई एम सिंपली टेलिंग टू यू दैट 3/4 ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर लिविंग देयर इन एशिया एंड अफ्रीका। इसके अलावा ये पॉइंट आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए है कि मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग दैट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स जस्ट इन वर्ल्ड्स 10 कंट्रीज। 60%, रिमेंबर 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो दुनिया की सिर्फ 10 ही कंट्रीज में रहती है या वहां पर देखने को मिलते हैं। और आप मुझे उन 10 कंट्रीज के नाम बताएंगे। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, जब आपका एग्जाम होगा ना भाई साहब, उस टाइम आप बताएंगे। और शायद मैं आपको बीच में ही उसका ये क्वेश्चन आपसे पूछूं किसी दिन, तो ये आप निकाल के रखेंगे कि किन 10 कंट्रीज में दुनिया की 60% पॉपुलेशन देखने को मिलती है और हर एक कंट्री में 100 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिमेंबर, वर्ल्ड 60% पॉपुलेशन लिव्स जस्ट इन वर्ल्ड 10 कंट्रीज एंड एवरी सिंगल कंट्री इज हैविंग मोर देन 100 मिलियन पॉपुलेशन। और इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है उसमें वो होता है, वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी की घनापन कितना है, और इस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं कि टोटल एरिया, स्टेट का, कंट्री का, वर्ल्ड का, हम टोटल एरिया लेते हैं और उस एरिया की पॉपुलेशन को उसे डिवाइड करते हैं। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी डेंसिटी निकल के आती है। तो ये नॉर्मली लिविंग पॉपुलेशन के जो हम डेंसिटी निकालते हैं वर्ल्ड की, ये पर यूनिट एरिया के हिसाब से निकाली जाती है। और नॉर्मली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। जब हम वर्ल्ड की टोटल, वर्ल्ड का जो जितना भी एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ, तो वर्ल्ड की जो डेंसिटी निकल के आती है पर स्क्वायर किलोमीटर, वो है 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि दुनिया के हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 45% उसके हिस्से में आते हैं। और ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन वगैरह वगैरह। जब हम डेंसिटी देखते हैं, हाई डेंसिटी जोन्स या जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन घने देखने को मिलते हैं, वो साउथ और सेंट्रल एशिया जैसे इलाकों में हमें ज़बरदस्त हाई डेंसिटी वाले जो है पॉपुलेशन जोन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों रीजन ज़बरदस्त पॉपुलेशन डेंसिटी के जोन्स कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद देर आर न्यूमरस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द पैटर्न थ्रू विच द पॉपुलेशन इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल करे, इफ एनीबॉडी आस्क दिस वेरी क्वेश्चन टू यू, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, या व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको बताना है कि इसमें दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर में आता है पहले टोपोग्राफी, कॉमन सेंस है सर। अगर आप दो रीजन्स को देखेंगे, प्लेन एरिया जो प्लेन रीजन है और माउंटेनस इलाका, तो आपको पॉपुलेशन किधर मिलेगी? यस एग्जैक्टली, प्लेन एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन मिलेंगे, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना आसान होता है, रोड, रेलवेज, किसी चीज को भी, बिल्डिंग्स को बनाना बड़ा आसान होता है। इट इज वेरी इजी to construct the buildings, construct the railways, roadways over the plain areas as compared to the
माउंटेनस रीजन, इसीलिए माउंटेनस रीजन में हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। गंगा प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये धनाधन पॉपुलेशन भरी पड़ी हुई है, ठीक है सर। अगर हम नॉर्थ की तरफ ही चले जाते हैं, हिंदुस्तान के ही नॉर्थ में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें माउंटेनस रीजन, हिमालयन रीजन्स मिलते हैं, कश्मीर मिलते हैं, बाकी सारे रीजन मिलते हैं। व्हेन वी कंपेयर दोज माउंटेनस रीजन ऑफ इंडिया टू द प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो पॉपुलेशन में हमें बहुत ज़्यादा कमी और जाती देखने को मिलती हैं। प्लेन्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और माउंटेनस रीजन ऑफ इंडिया में बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से दुनिया के प्लेन एरियाज में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। अगर हम हिमालयस की बात करें, एंडस माउंटेन्स की बात करें, एल्प्स की बात करें, तो हिमालयस की बात करें, तो यहाँ पर हमें स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन या वहाँ पर हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो टोपोग्राफी, ज़मीन कैसी है, प्लेन है तो ज़्यादा पॉपुलेशन, माउंटेनस रीजन है तो पॉपुलेशन तो बहुत कम होगी वहाँ पर। अनदर क्लाइमेटिक कंडीशन, ज़्यादातर लोग जो प्रेफर करते हैं, अवॉइड करते हैं, या वो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, ज़्यादा गर्मी वाले और ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में वो पसंद रहना नहीं करते हैं। यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट द क्लाइमेटिक कंडीशन ओवर देयर इज इक्वेबल क्लाइमेट, वहाँ पर न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। उन इलाकों में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बट द एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स आर हैविंग वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, वेरी स्पार्स पॉपुलेशन इज ओवर देयर। तो हमारे पास कुछ रीजन हैं, जैसे पोलर रीजन हैं, रशिया, कनाडा, एंटार्क्टिका, सहारा डेजर्ट, भाई साहब यहाँ तो बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन जिन इलाकों में अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेट जहाँ पर बहुत सुहाना होता है, वहाँ पर हमें अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अनदर फैक्टर, सॉइल, मिट्टी कैसी है। अब हम देखें, जो लोग दुनिया के हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से बिलोंग करते हैं, और जिन इलाकों में फर्टाइल सॉइल अवेलेबल रहती हैं, जैसे हमारे पास फ्लड प्लेन्स रहते हैं, दरियाओं के दोनों साइड में जो इलाका रहता है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है, और इन इलाकों में हमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स इंडिया में, होंगहू जो चैंगजिंग जो इलाका है चाइना में, वहाँ पर हमें भी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नाइल इजिप्ट में जो वहाँ पर है, वो ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स कंसिडर किए जाते हैं। या कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं, जो फ्लड प्लेन्स दुनिया के हैं वहाँ पर हमें अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और हमारी सिविलाइजेशन, व्हेन वी गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो सिविलाइजेशन हमें जहाँ से इंसानों का चलन हुआ है, आगे आए हैं, तो सिविलाइजेशन जो है वो भी इन्हीं दरियाओं के किनारों पे मिली थी, चाहे वो मंजोदारा, हड़प्पा मंजोदारा थी, या नाइल वैली सिविलाइजेशन थी, वो भी हमें इन दरियाओं के ही ऊपर मिली थी। और यही वजह है कि जो गैंगेटिक प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स रहते हैं, ये फर्टाइल रहते हैं, और सॉइल का फर्टाइल होना लोगों के ज़्यादा होने का एक कारण बन सकता है। इसके बाद वाटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर पीने के लिए, फ्रेश वाटर बहुत सारे डोमेस्टिक चीज़ों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और जिन इलाकों में दुनिया में पानी अवेलेबल रहता है, उन इलाकों में अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आई एम सेइंग दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी अवेलेबल है, ये भी एक कारण बन जाता है कि जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। डेजर्ट्स की बात करें, पॉपुलेशन वहाँ पर कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कारण ये भी है कि वहाँ पर हमें क्या बोलते हैं इसको, पानी नहीं मिलता है। ओके, एक और फैक्टर जो हमारे पास है वो है मिनरल्स। मिनरल्स का होना, देखें हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजन्स पड़े हुए हैं दुनिया में जहां पर पहले कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल की वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होने लगे, ज़मीन से वहां पर मिनरल्स निकालने लगे। अब लोग वहां पर बसने लगे, गए वहां पर मशीनरी, अल्टीमेटली दीज रीजन्स बिकेम द पॉपुलेटेड रीजन्स। डायमंड माइनर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, हाँ, इसी तरह से ऑयल जो मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें, जो अरब वगैरह का, वहाँ पर बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग आजकल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन किसकी वजह से, वहाँ पर हमें एक मिनरल रिसोर्स मिलता है, मिनरल ऑयल जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम जो है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो जिन इलाकों में मिनरल्स अवेलेबल रहते हैं, उन इलाकों में हमें पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। सो वी कैन से दैट दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स आर द अट्रैक्शंस ऑफ द पीपल, वहाँ पर हमें अच्छी खासी तादाद में पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहते हैं। सोशल फैक्टर, जहां पर बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन, अरे यार अगर आप देखिए ना, अक्सर पैसे वाले लोग सिटीज़ में जाके बसते हैं, क्योंकि वहां पर सड़कें, रोड्स, इसी तरह से क्या बोलते हैं इसको, ये हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर बढ़िया देखने को मिलती हैं, जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं। और इन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने का कारण यही होता है कि यहाँ पर सोशल फैक्टर जो होता है, बेटर हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन वगैरह, ये अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर माइग्रेट होकर बस जाते हैं।
कल्चरल फैक्टर भी जो है कभी कभी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बन जाता है, जिस वजह से हमें कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे रिलीजियस प्लेसेस आप देख सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं पीपल्स को अपने या अपने यहाँ पर बसने के लिए। वृंदावन आप कोई भी दे दो, मक्का, जेरूसलम हमारे पास है, वैटिकन सिटी, देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन सी द कल्चरल फैक्टर, द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्ट द पीपल टू सेटल डाउन ओवर देयर। ठीक है सर। इसी तरह से इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, अगर कहीं पे आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज आपने वहां पर बनाई, आप देखेंगे विद नो टाइम वहां पर पीपल जो है आके बसने लगते हैं। ठीक है सर। ओसाका आप जापान का ले लो, मुंबई, ठीक है सर, मुंबई जो हिंदुस्तान की हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स माने जाते हैं। ठीक है सर। अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन एक कारण बाकी सारे कारणों के साथ साथ ये भी है कि वहाँ पर हमें पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। इंडस्ट्रीज वहाँ पर बहुत सारी हैं, न्यूमरस इंडस्ट्रीज आर देयर व्हिच अट्रैक्टेड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री टू सेटल डाउन ओवर देयर। तो इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पर आपको पैसे कमाने का मौका मिले, वो आपको वहाँ पर ले जाके बसने के लिए मजबूर करता है। ठीक है सर। इसमें हमारा पुल एंड पुश फैक्टर आता है सर इस माइग्रेशन के हवाले से। इसके बाद होता है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, बदलेगी, उसको पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। तो अगर हम देखें वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, इट इज़ नॉट स्टेबल नहीं है, it is changing in nature, it is dynamic in nature, it changes with the passage of time। ठीक है सर। और अगर हम देखें, there are two major causes behind the population change in the world। ये एक है बर्थ रेट और दूसरा है डेथ रेट। और ये दोनों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको नेचुरल फैक्टर्स कहा जाता है पॉपुलेशन चेंज के हवाले से। इसके बाद पॉपुलेशन चेंज में कभी माइग्रेशन भी आ जाता है, वार्स वगैरह भी आ जाते हैं, बट द चेंज इन द बर्थ एंड डेथ रेट आर मेजर रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग इन द बर्थ रेट एज अ फॉलोज। जहाँ तक बात हम बेटर फूड सप्लाईज की हम बात करेंगे, अगर हम देखें पास्ट में अच्छी खासी फूड फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, लोग भूख को मर जाते थे, और मेडिकल फैसिलिटीज़ उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था, मेडिकल फील्ड उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था, जिसकी वजह से बर्थ्स तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि हमने फूड सप्लाई, जहाँ हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज हमारे पास हैं, इवन कि मुझे लगता है कि हर कोई कंट्री दुनिया में इस वक्त फूड न सेल्फ सफिशिएंट बन गई है फूड में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फूड की वजह से बहुत कम मरते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव these changed the scenarios and we have changed all the systems associated with the medical field, जिसकी वजह से हमने डेथ रेट के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से लोग मर कम रहे हैं और अल्टीमेटली पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, बर्थ रेट जो होते हैं, बर्थ रेट अगर आपसे कोई सवाल करे ये होता क्या है, हम बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ लिव बर्थ्स, जो बच्चे पैदा होते हैं पर 1000 पीपल में से कितने बच्चे पैदा हुए और कितने जिंदा रहे, इसको हम बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है सर। और ये जो होते हैं डेथ रेट्स के लिए हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल के हर 1000 आदमियों में से कितने लोग मरे, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। और ये बर्थ रेट और डेथ रेट को याद रखना भाई साहब कि नेचुरल काज ऑफ पॉपुलेशन चेंज होती हैं। If anybody asks us this very question to you, what are the natural causes behind the population change, you will tell them that it is birth rate and death rate, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों से जो है नेचुरल काज की वजह से जो है पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, अदरवाइज। अच्छा जी, जो बर्थ रेट और डेथ रेट की जो डिफरेंस रहती है ना सर, इसको हम कंट्री में नेचुरल ग्रोथ रेट का नाम देते हैं। और ये भी आप याद रखें भैया कि जो पॉपुलेशन चेंज हो जाती हैं ये बर्थ और डेथ रेट के बगैर भी होते हैं, माइग्रेशन के वजह से हो जाती हैं और वार्स के वजह से होते हैं, लेकिन उनको हम नेचुरल काज ऑफ पॉपुलेशन चेंज में नहीं लेते हैं। ठीक है सर। तो ये आप याद रखेंगे। अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।